वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। का स्वागत है। मैं महेश चंद्रा आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों ने जो हमारे लगभग 6 से 7 लेक्चर हो चुके हैं सब लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। नोट्स प्रॉपर बनाइएगा ताकि संडे टू संडे आपकी क्लास लाइव चलने वाली है, उसमें हम न्यूमेरिकल प्लस आपके डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा है नेक्स्ट टॉपिक मुक्त प्रसार, हिंदी बोलते हैं मुक्त प्रसारण प्रक्रम या फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस वो प्रोसेस है जब कोई गैस एक कक्ष में भरी है तथा दूसरी में निर्वात है। जब कोई एक दीवार को हटा देते हैं तो गैस का प्रसार हो जाता है। इस क्रिया में गैस में कोई बल नहीं लगता और ना ही कोई कार्य किया जाता है, इसलिए इसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन कि हमें ये लिखनी है। अब हम जानेंगे कैसे। देखिए, एक आपके पास बॉक्स है, जैसे आपकी डेफिनेशन बोली गई है। हमने पहले इसको क्या कर लिया, इंसुलेट कर लिया, मतलब एडियाबेटिक कर लिया ताकि अंदर की हीट अंदर रहे, बाहर की हीट बाहर रहे। ठीक है, ये हमने एडियाबेटिक बोल दिया, एडियाबेटिक, और हिंदी में बोलते हैं रुद्धोष्म कर दिया इसका हमने। ठीक है, बीच में एक हमारे पास गैस पार्टिकल है, इधर क्या है, कोई गैस भरी है जिसका दाब, कोई गैस भरी है जिसका दाब P1 V1 है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ निर्वात है, यानी कि वैक्यूम है, पूरी तरीके से निर्वात है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पोर्शन को मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो ये गैस क्या है, इसका प्रेशर, ये सारी गैस जो निर्वात में है वो यहाँ फिल हो जाएगी। तो कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस DW। अब जब गैस का विस्तार हो रहा है तो यहाँ पर ये गैस क्या रही, अपने आप जा रही है। यहाँ पर कोई हमने गैस पे काम नहीं करा, यानी कि मेरा वर्डन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इंसुलेट कर दिया है, इसका मतलब मेरी डेल्टा Q क्या हो गई, 0 हो गई। मेरे पास क्या बचा, डेल्टा U बचा, यानी कि लिख सकते हैं बराबर 0। ये 0 हो गया, ये भी 0, ये 0, तो इसका मतलब 0। तो U2 माइनस U1 बराबर 0, यानी कि U2 बराबर U1, इसलिए इसकी आंतरिक ऊर्जा मेरी कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। दूसरा फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, H इज इक्वल टू U प्लस PV। हम जानते हैं एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। इसको अवकलन फॉर्म में लिखो, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P इंटू DV और प्लस V इंटू डेल्टा P। ये क्या हो गया, हमारा डेल्टा Q हो गया। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा Q बराबर प्लस V डेल्टा P। हमने पहले बोला इसको एडिवेटिव किया है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा H क्या हो गया, डेल्टा V DP के बराबर हो गया। इसका मतलब देखिए, यहाँ पर हमने बोला वर्डन 0 है तो यहाँ पर भी वर्डन क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो क्या बचा, डेल्टा H बराबर 0, यानी कि क्या बचा, H2 माइनस H1 बराबर 0, H2 बराबर H1, मतलब एंथैल्पी मेरी कांस्टेंट हो गई। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। ये प्रॉपर नोट्स बनाइएगा आप लोग, मतलब ये नहीं है कि आप नोट्स नहीं बनाइए, नोट्स बनाइए। आपकी बुकों में बहुत सारी चीज़ें मिस प्रिंट हैं, ना दी गई हैं आपको, लेकिन हम यहाँ करवा दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको जब जेई की तैयारी करें या कुछ तैयारी करें तो आपको दिक्कत ना हो। ये बहुत सारा, लेकिन सारा तो नहीं करा सकते क्योंकि इसमें आपके है नहीं, डिप्लोमा में छोटा छोटा टॉपिक्स हैं। इतना नोट करिएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, नोट करिए इतना सा फटाफट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा है अवरुद्ध प्रक्रम, मतलब थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस देखा होगा, जैसा आपने घर पे आपका टैंक भरा जाता है तो उसमें वाल्व लगे होते हैं, तो वहाँ पर भी एंथैल्पी प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी समझाते हैं क्या है। पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। जब कोई गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि उसका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, इस दौरान ऊष्मा ना तो ली जाती है और ना ही दी जाती है। जब आदमी बड़ा हो जाता है तो ना वो कर्ज लेगा ना देगा, वो अपने पैसे से काम चलाएगा। ऐसे ही इसका काम है, इस दौरान ना तो ऊष्मा ली जाती है, क्योंकि ये बड़ा आदमी क्या हो गया, ये एक्सपेंशन एक बड़ा आदमी है, इस दौरान ना तो ऊष्मा ली जाती है और ना ही दी जाती है। इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। इस दौरान इसकी एंथैल्पी स्थिर रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास घर पे जो पाइप है वहाँ पर क्या लगी रहती है, एक टंकी लगी रहती है, बहुत, ये इस तरीके से वाल्व होगा, वाल्व लगा रहता है। ठीक है, इस तरीके से वाल्व होगा। हमने इसको बोल दिया ये इंसुलेट है, सब तरफ से क्या है, ये इंसुलेट है। आपका टैंक छत पर रखा हुआ है, तो इधर क्या मान लिया हमने, हाई प्रेशर है, हाई दाब, उच्च दाब, हाई प्रेशर। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है, ये वाल्व बहुत ही पार्शली ओपन है, बहुत हल्के हल्के पानी आपका रिस रहा है, मतलब इधर क्या हो गया, लो प्रेशर, ठीक है, इधर लो प्रेशर हो गया, मतलब हाई से लो प्रेशर जा रहा है। हमको पता था H इज इक्वल टू U प्लस पी वी, हम जानते हैं, ठीक है। डेल्टा H इसको लिख लो डिफरेंट फॉर्म में, डेल्टा U प्लस पी डी वी प्लस वी इंटू डेल्टा पी। डेल्टा H को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q प्लस वी डी पी। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ देखिएगा, हमने ये लिखा लिया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा Q और प्लस वी डी पी। हमने बोला कि मेरा जो है पाइप है वो कैसा है, इंसुलेटेड है, मतलब एडियाबेटिक है। इंसुलेटेड हो गया तो एडियाबेटिक हो गया, एडियाबेटिक का मतलब ये जीरो हो गया। हमने बोला यहाँ पर कोई रोटरी या कोई रेसिप्रोकेटिंग पार्ट नहीं है। जब तक कोई रोटरी या रेसिप्रोकेटिंग पार्ट नहीं होगा तब तक आपकी वर्डन नहीं मिलेगा आपको। वहाँ रोटरी या रेसिप्रोकेटिंग पार्ट होना जरूरी है, तभी आपको वर्डन मिलेगा। यहाँ पर कोई पार्ट नहीं है, जस्ट एक पाइप है जहाँ पर आपका वाल्व लगा हुआ, आपने खोला, पानी चलना शुरू हुआ, लेकिन हल्का सा रिस रहा है पानी, ये पूरा पानी फ्लो नहीं हो रहा एक साथ में। इस दौरान वर्डन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो डेल्टा H बराबर क्या हो गया, जीरो, यानी H2 माइनस H1 बराबर जीरो, यानी कि H2 बराबर H1, यानी एंथैल्पी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ऐसे हम बात कर लेते हैं जैसे आपकी बुकों में बताई नहीं गई, तो यहाँ बता देते हैं। हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ, बाय द फर्स्ट लॉ डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डी डब्ल्यू। इंसुलेट है तो ये जीरो, और मेरा वर्डन है तो ये भी जीरो, तो क्या बचा, डेल्टा U बराबर जीरो, यानी कि U2 माइनस U1 बराबर जीरो, U2 बराबर U1। एंथैल्पी भी कांस्टेंट होती है, साथ में इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, यानी कि एंथैल्पी कॉमा इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन हो गए, दोनों की दोनों टेम्परेचर के फंक्शन हो गए। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर पर लो प्रेशर पर टेम्परेचर कैसा होगा, समान होगा। इतना ज़रा नोट करिएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, कोई पॉइंट हो जो ऐसा समझ में ना आ रहा हो, यहाँ तक बोलिए, नोट कर लीजिए आराम से, फिर रब करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ओके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रथम श्रेणी की प्रपोर्शनल मोशन मशीन, मतलब इंग्लिश बोलते हैं प्रपोर्शनल मोशन मशीन फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड क्यों बोला, फर्स्ट काइंड या फर्स्ट ऑर्डर इसलिए बोला क्योंकि इसने फर्स्ट लॉ ने दिया था, फर्स्ट लॉ ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा, ये फर्स्ट लॉ ने दिया है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं PMM1, शॉर्ट में बोलते हैं PMM1। तो ये फर्स्ट लॉ ने कहा था, जैसे फर्स्ट लॉ ने आपको स्टेटमेंट दिया था, एनर्जी नेदर क्रिएट नेदर डिस्ट्रॉय चेंज वन टू अनदर फॉर्म, मतलब एक ऊष्मा को दूसरे ऊर्जा, मतलब एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदल सकते हैं। ये ऐसा उसमें उन्होंने स्टेटमेंट कहा था, ठीक है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया, इन्होंने कहा कि कोई भी इंजन लगातार काम नहीं कर सकता बगैर कुछ ऊर्जा लिए। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे दिन बगैर खाए या पूरे दिन चल सकते हो, लेकिन 2 दिन 4 दिन नहीं चल सकते बगैर खाए, तो आपको खाना पड़ेगा, एनर्जी लेनी पड़ेगी जब आप काम कर रहे हो। तो उन्होंने वही कहा, कोई मशीन लगातार काम नहीं कर सकती बिना ऊर्जा लिए, कुछ ना कुछ आपको एनर्जी लेनी पड़ेगी तब आप चल पाओगे, अदरवाइज नहीं चल पाओगे। वैसे दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा था कि कोई भी मशीन लगातार एनर्जी नहीं ले सकती, मतलब कोई मशीन, जैसे आपसे बोलें कि आप की क्षमता, जो इंसान की क्षमता है वो 12 घंटे 14 घंटे, इसके बाद वो क्या होता है, फिर वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है कि कोई भी मशीन लगातार एनर्जी नहीं ले सकती बिना ऊष्मा छोड़े, मतलब आपको कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा था कि ऐसी मशीन, ये मशीन पॉसिबल नहीं है। यहाँ लिख लीजिएगा नोट करके, ये मशीन पॉसिबल नहीं है, मतलब इस तरीके की कोई मशीन नहीं बन सकती कि एक लगातार काम करे, एक लगातार बगैर कंज्यूम करे, विदाउट हीट रिलीज किए, ठीक है। तो ये दोनों मशीन इम्पॉसिबल मशीन है, ये लिखिएगा इम्पॉसिबल मशीन, इम्पॉसिबल मशीन, ये मशीन पॉसिबल नहीं है। हिंदी में लिख दिया, जरा इसको नोट करिएगा फिर आगे चलते हैं। जरा इसको नोट करिएगा, जरा इसको नोट करिए जरा। किसी को दिक्कत हो तो बोलिए,
सिंपल टॉपिक है, कुछ है नहीं इन टॉपिक में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा पॉइंट है हीट इंजन। हीट इंजन क्या था? ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, मतलब हीट एनर्जी कन्वर्ट टू, इंग्लिश में बोलेंगे हीट एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए आपका हीट इंजन जो था आपकी बुक में दिया नहीं है तो यहाँ बना देते हैं। ये मेरे पास एक डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रैंकाइन साइकिल पढ़ेंगे। बेसिकली जो हीट इंजन है वो रैंकाइन साइकिल होता है, जो स्टीम पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, छोटा सा डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट पर ज़्यादा नहीं करेंगे। ये मेरा बॉयलर, ये मेरी टरबाइन, ठीक है, ये मेरा कंडेंसर, ये है मेरा पंप। बॉयलर में पानी भरा होता है जिसको हीट हम सप्लाई करते हैं, सप्लाई हीट Q1। यहाँ से टरबाइन है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होगा, यहाँ पर टरबाइन है जहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। यहाँ पर क्या मिलेगा? जब स्टीम यहाँ से बनेगी, टरबाइन पर टकराएगी, टरबाइन का क्या करेगी? काम करेगी, वार्डन प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद यहाँ से हीट रिलीज होगी Q2 और ये कंडेंसर बाहर रिलीज कर देगा इसको Q2, मतलब जितनी हीट थी टोटल बाहर कर देगा कंडेंसर, और मेरा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर टोटल क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा निकल के। वाटर क्या करेगा? पंप लगा हुआ है यहाँ पर, सिंपल जो आपके टिल्लू पंप घर पे लगे होते हैं जेट, वो एक टाइप का पंप लगा हुआ है, पानी खींच के फिर से बॉयलर में भेज देगा। यहाँ पर भी एंट्रोपी कांस्टेंट। अभी हम इतना डिस्कस करते हैं। इस कंपोनेंट को आपको कुछ इस तरीके से पढ़ना है। ये कंपोनेंट जो है वो ये वाला चीज़ है, वो ये इसमें कन्वर्ट होगा। मतलब अब इसको ये पूरा हिस्सा हमने इसमें बदल दिया। हीट इंजन, यहाँ पर सोर्स है जिसका टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर है, जहाँ से हम Q1 हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। जब हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये इंजन क्या कर रहा है? वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ब्रैकेट में लिखिएगा वर्क प्रोड्यूस, कार्य उत्पन्न कर रहा है। जब उसका कुछ कार्य हो जाएगा, जैसे बाइक चलाओ तो गर्म हो जाती है, तो कुछ ना कुछ हीट रिलीज भी होगी, जिसको लॉसेस भी बोल देते हैं। हीट रिजेक्ट भी होगी। कहाँ होगी? T2 में होगी। इसको या तो बोल दो लो टेम्परेचर, ठीक है, या इसको बोल दो एटमॉस्फेयर। दोनों बातें बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हमको पता है दक्षता होती है आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट मेरे पास क्या आ रहा है? ये आ रहा है। एफिशिएंसी क्या आ रही है? W डिवाइड बाई, यानी W नेट लिखो इसको, W नेट डिवाइड बाई Q1। एफिशिएंसी हो रही है मेरे पास। ये तो मेरा एक फार्मूला निकल गया। अगर मैं इसको टेम्परेचर बनाना चाहूँ, अब देखो यहाँ पर SFE लगाते हैं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, SFEE बोलते हैं जिसको शॉर्ट में। देखो मेरी हीट अंदर जा रही है, देखो ये एरो ध्यान रखिएगा, ये हीट अंदर आ रही है, ये बाहर जा रही है, ये अंदर आ रही है। जो अंदर वाले हैं वो एक तरफ लिख लीजिए, जैसे इधर Q1 हो गया, बाहर जा रहे हैं दोनों, यानी कि Q2 प्लस W हो गया। तो W की वैल्यू क्या आ गई? Q1 माइनस Q2 आ गई। इसको चाहो तो यहाँ उठा के रख दो, नया फॉर्मूला बन जाएगा। एफिशिएंसी क्या हो गई? Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। एफिशिएंसी Q1 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा? एफिशिएंसी जो बचेगी 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1 बचेगी। एक तो फार्मूला ये बन गया मेरे पास, एक फार्मूला ये बना, एक फार्मूला ये बना। अब बाय द टेम्परेचर स्केल, ये आपके सिलेबस में नहीं मान के मैं यहाँ कर देता हूँ, बाय टेम्परेचर स्केल जिसकी हीट होगी Q1 बटे T1, जिसकी हीट होगी उसका टेम्परेचर Q1 बटे T1 इज इक्वल टू Q2 बटे T2। तो ये इधर ले जाओ, Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, T2 बाई T1। इसको उठा के यहाँ रख दो। एफिशिएंसी क्या हो गई? 1 माइनस T2 बाई T1। ये तीन फॉर्मूले मेरे पास निकल के आ गए। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, यहाँ तक दिक्कत हो किसी को तो बोलिए। ये ज़रा नोट करिएगा,
अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रही हो, कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो बोलिए। इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, इसी पर सर की सारी बेस्ड होंगी, एक बार नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट उठ के चलते हैं। ऊष्मा पंप बोलते हैं, हीट पंप बोलते हैं, एक ऐसा डिवाइस जो ताप उत्पन्न करता हो जिसका मान वायुमंडलीय दाब से या टेम्परेचर से अधिक हो। अब देखिए जैसे अभी तो गर्मी चल रही है, कुछ दिन के बाद जाड़े आ जाएंगे तो आपकी जो एसी है वो डबल मोड पे चलेगी। अभी आप क्या चला रहे हो, ठंडा चला रहे हो, उसके बाद क्या करोगे, हीटर चलाओगे, तो वो क्या है, वो हीट पंप है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि मेरा हीट इंजन था कुछ इस तरीके से, हीट इंजन था कुछ इस तरीके से, डब्ल्यू दे रहा था, ठीक है, T2 था, ये Q1 था, ये T1 था, ये T2, और ये क्या हो गया, ये Q2। मतलब ये हाई टेम्परेचर था, ये लो टेम्परेचर था, ये इसको हमने बोला था एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हीट सप्लाइड थी, ये हीट रिजेक्ट थी। ठीक, बिल्कुल इसका उल्टा हीट इंजन का जस्ट उल्टा क्या होता है, हीट पंप होता है, जिसको इसको उल्टा कर दो, कुछ नहीं करना है, बस एरो उल्टे करने हैं इसके, और ध्यान से समझिए बिल्कुल जैसे बना रहा हूं। अभी ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा था, अभी आप पंप चलाने के लिए क्या देते हो, घर से इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, आपको बिल आता है, तो आप इसको चलाने के लिए अब वर्क दोगे, हीट पंप बोलोगे, HP हीट पंप, यहाँ से Q2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी, ये लो टेम्परेचर है, मतलब लो टेम्परेचर T1, ये अब आपकी क्या हो गई, एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया Q1, ये हो गया का T1, मतलब आपका होगा कमरा, मतलब बॉडी हो गई आपकी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या निकाले थे, एफिशिएंसी निकाले थे। एफिशिएंसी क्या निकाले थे, 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 या 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1 या क्या कहते हैं W नेट डिवाइड बाई Q1, इस तरीके से निकाले थे। यानी एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 होती है, कभी 100% नहीं होती किसी चीज़ की एफिशिएंसी, हमेशा 1 से कम होगी। अब यहाँ पर एफिशिएंसी निकाले थे किसकी, हीट इंजन की, यहाँ पर एफिशिएंसी निकालेंगे किसकी, पंप की, किससे, COP से। COP मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब देखो ये जो हीट पंप है एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा है, यानी कि अब क्या करोगे, हीट यूटिलाइज डिवाइड बाई सप्लाइड वर्क। तो COP अब शॉर्ट में लिखेंगे, COP इज अ हीट पंप, क्या है, हीट क्या सप्लाई कर रहे हैं, बॉडी को हम गर्म रखना है, तो ये वाला टेम्परेचर होगा जो मुझे जरूरत है, तो यूटिलाइज किसकी, कौन सी यूटिलाइज हीट कर रहा हूँ, Q1 कर रहा हूँ, तो Q1 बटे हीट सप्लाई W नेट। ठीक, इतनी समझ में आ गई। अब हम इस्तेमाल करेंगे यूज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का, इसको बोलते हैं बर्नौली बोल देते हैं, आप फ्लूइड में पढ़ेंगे बर्नौली के नाम से, यहाँ पढ़ेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी के नाम से। अंदर जा रहा है Q2, अंदर जा रहा है W, और बराबर बाहर आ रहा है Q1। बस एरो जो अंदर जा रहा है, जो एक तरफ वाले एरो एक तरफ लिखो, जो बाहर जा रहा है वो बाहर वाले लिखो। तो W क्या हो गया, Q1 माइनस Q2, पुट कर दीजिए यहाँ पर, यहाँ पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, Q1 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2। इतनी बात क्लियर हुई। अगर हम एक काम करें यहाँ पर, Q1 को बाहर ले लें, तो क्या बचा, 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। एक तो फार्मूला मेरे पास ये बन गया, तो COP ऑफ हीट पंप जो है वो 1 बाई 1 माइनस Q2 बाई Q1 है, बाय द टेम्परेचर स्केल। अगर तीसरा फार्मूला बनना है, बाई टेम्परेचर स्केल, जिसकी हीट उसका टेम्परेचर, Q1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई T2। तब मेरे पास Q2 डिवाइड बाई Q1 क्या होगा, T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई Q1। यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपका फार्मूला एक तीसरा और बन जाएगा, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1/1 माइनस T2 बाई T1। T1 ऊपर ले जाइए, या COP ऑफ हीट पंप क्या हो जाएगा, T1 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। तो मेरा फार्मूला एक तो ये बन गया, एक तो फार्मूला मेरा ये बन गया, और एक फार्मूला ये बन गया। ठीक है, ये कुछ फार्मूले ऐसे बन गए। COP ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा COP हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, ये COP हमेशा 1 से कम रहेगी। उसके बाद यहाँ पर हमने यूज लिख लीजिएगा, जो आपका है AC में इस्तेमाल होता है। ठीक है, हीटर, जिसको हीटर भी बोल देते हैं। हीटर चला दो भाई, गर्मी मतलब ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी ठंड महसूस हो रही है, हीटर चला दो। तो हीटर का मतलब क्या चला दो, ब्लोअर चला दो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, ज़रा नोट करिएगा इतनी बात। उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अब चलते हैं हम हीट पंप की ओर, सॉरी हीट पंप तो हो गया, अब आप चलते हैं रेफ्रिजरेटर की ओर। तो रेफ्रिजरेटर जस्ट इसका उल्टा होगा, देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब देखिए रटना नहीं है कुछ भी, इसको ही बना दो R फॉर रेफ्रिजरेटर, यहाँ डालिएगा रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो अपना टेम्परेचर वायुमंडल से कम रखता हो। एक ऐसा डिवाइस जो टेम्परेचर वायुमंडल से कम रखता हो, मतलब लो टेम्परेचर रखे, किससे, वायुमंडल से। अब देखिए ये जो लो टेम्परेचर है, ये आपका ये आपकी बॉडी जो है वो यहाँ आ जाएगी, और एटमॉस्फेयर यहाँ चला जाएगा, बस उल्टा इतना हो जाएगा, एटमॉस्फेयर यहाँ आ जाएगा और बॉडी क्या आ जाएगी, वो बॉडी यहाँ आ जाएगी। तो COP हम क्या लिख रहे थे, COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या लिख रहे थे, इफेक्टिव हीट, ये यूटिलाइज हीट डिवाइड बाई वर्क डन, हीट यूटिलाइज डिवाइड बाई वर्क डन। तो हीट यूटिलाइज कहाँ हो रही है, मेरी बॉडी अब ये है, तो COP ऑफ R लिखिए, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू Q2 डिवाइड बाई W नेट। अब W नेट क्या हो जाएगा, यहाँ बदल लो, COP क्या हो जाएगा R Q1, W नेट क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2, यहाँ पर क्या ले लीजिए Q1 डिवाइड बाई Q1 बाहर ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। एक तो ये मेरा हो गया। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू क्या बन गया 1/1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1 बाई द टेम्परेचर स्केल, बाई टेम्परेचर स्केल Q1 अपॉन T1 इक्वल्स टू Q2 अपॉन T2। तो ये मेरा बन जाएगा T2 डिवाइड बाई T1 इक्वल्स टू Q2 डिवाइड बाई Q1। यहाँ पुट कर दीजिए, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1/1 माइनस T2 बाई T1, ये ऊपर चला जाएगा फिर COP ऑफ R, तो T1 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। तो एक मेरे पास ये फार्मूला हो गया, एक मेरे पास ये फार्मूला हो गया, एक मेरे पास ये फार्मूला हो गया, जिसकी ज़रूरत हो आप लगा लीजिएगा। COP ऑफ हीट पंप ऑलवेज ग्रेटर देन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू 1 होता है। एक फार्मूला है हमारे पास। तो COP ऑफ हीट पंप क्या था COP ऑफ हीट पंप क्या निकाला था हमने Q2 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2 माइनस COP ऑफ हीट पंप क्या था हमारे पास, सॉरी रेफ्रिजरेटर, Q1 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2 बराबर 1। यहाँ से कुछ COP ऑफ हीट पंप Q1 था ना हमारे पास, Q1 था ये,
Q1 था और ये हीट पंप तो Q2 है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको 1 का पता करना था तो यहाँ से निकाल सकते हो Q1 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2, और अगर ये एलसीएम ले लो तो Q1 माइनस Q2, तो ये जब कट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से एक रिलेशन देखते हैं, COP ऑफ हीट पंप जो होता है वो 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के होता है। इतना नोट करिएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। यहाँ तक नोट करिए सब लोग, फिर आगे चलते हैं। इसमें ज़्यादा रटना नहीं है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। इतना नोट हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल। पहले हम बात करते हैं, कार्नोट साइकिल हमेशा कैसा है, एक साइकिल है रिवर्सिबल साइकिल है, मतलब जिसमें कोई लॉस नहीं है, मतलब नो लॉस यानी कि नो फ्रिक्शन। अब जब रिवर्सिबल हो गया तो इसका मतलब मेरी एंट्रोपी कैसी हो गई, कांस्टेंट। मतलब कहने का मतलब है नो रैंडमनेस, मतलब कोई इनके बीच रैंडमनेस नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं। मेरे पास पहले पीवी डायग्राम लगा लो। पीवी डायग्राम तो कुछ इस तरीके से बनता है ये डायग्राम, 1 2 3 और 4। ये वाला, ये ऐसे एरो लगाओ, ये कौन सा है, कंप्रेशन प्रोसेस, मतलब संपीड़नता वाला चक्र, 2 से 3 कंप्रेसिव। ये है मेरा एक्सपेंशन, विस्तार, ठीक है। कौन सा चक्र, 4 से 5। यहाँ से हीट अंदर जा रही है Q1, ये एडियाबैटिक हो गया, ये मतलब यहाँ एंट्रोपी कांस्टेंट हो गई, ये भी एडियाबैटिक हो गया, ये मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, हीट एडिशन हो रहा है, ये मेरा Q2 हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। पीवी ग्राफ की बात करें तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सॉरी टीएस एक इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि 1 2 3 एंड 4। यहाँ से हीट इन करती है, यहाँ से हीट आउट करती है, यहाँ से WC इन करता है, यहाँ से W एक्सपेंशन आउट करता है। तो हमें पता है यहाँ पर 2 एंट्रोपी, मतलब कार्नोट में 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, 2 एंट्रोपी कांस्टेंट होते हैं और 2 आइसोथर्मल, 2 आइसोथर्मल कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये क्या हो गया, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर 2 साइकिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो 2 एंट्रोपी हो गए, 2 टेम्परेचर हो गए, ठीक है। ये साइकिल 2 साइकिल से मिलके बना है, एक आइसोथर्मल, एक एंट्रोपी। आइसोथर्मल इज वेरी स्लो और एडियाबैटिक इज वेरी फास्ट। मतलब आपका आइसोथर्मल बहुत स्लो चलेगा लेकिन एडियाबैटिक मेरा बहुत फास्ट चलेगा। तो ऐसा साइकिल कभी नहीं बना गया कि एक बार में आपकी गाड़ी तेज चले, एक बार में आपकी गाड़ी हल्की चले। दिस इज नॉट पॉसिबल ऑफ 2 कॉम्बिनेशन, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये 2 प्रोसेस कभी पॉसिबल नहीं थे, इसीलिए इसको बोला गया था इसकी एफिशिएंसी हमेशा कैसी है, 100%, मतलब लॉस ही नहीं है इसके अंदर। यानी कि 1 माइनस एफिशिएंसी हो गई 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। बात क्लियर हुई? उन्होंने कहा था जब मैं किसी चीज़ को कंप्रेस कर रहा हूँ, मतलब एरिया से छोटे करके दबा रहा हूँ, तो मेरी एंट्रोपी कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन कभी ऐसा होगा नहीं, जब आप कंप्रेस कर रहे होगे
तो वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ेंगे, लेकिन और एंट्रोपी बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि एंट्रोपी नहीं बढ़ेगी, तो इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर 3 से 4 कहा कि हम चाहे कितने भी हीट अंदर सप्लाई कर दें, मेरा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। ये भी पॉसिबल नहीं था। आप अगर जब हीट सप्लाई करोगे तो इसका मतलब है मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 4 से 1 जो प्रोसेस था एक्सपेंशन, जब उसने कहा कि एक्सपेंशन के दौरान मेरा टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, लेकिन उन्होंने कहा मेरी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब जब मेरी एंट्रोपी कांस्टेंट है तो वहाँ से हीट बाहर जा ही नहीं रही है, ठीक है। फिर 4 से 1 हीट रिलीज होगी। इसका मतलब जब मेरी हीट रिलीज होगी इसका मतलब टेम्परेचर मेरा घटेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा टेम्परेचर नहीं घटेगा, ठीक है। तो इतनी बात किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ से इतना नोट करिएगा सारी चीज़ें, यहाँ तक इतनी चीज़ें नोट करिए। नोट हो गया? नोट कर लीजिए ज़रा सा। अब देखिए ये जो साइकिल था एक तरीके से एक आइडियल साइकिल था, ठीक है। मतलब एक आइडियल चीज, इसको साइकिल को बनाया गया था दूसरे साइकिल के साथ कंपेयर करने के लिए। मतलब अगर आप कोई इंजन बना रहे हो, अगर उसकी एफिशिएंसी 100% आ जाती है तो इसका मतलब आपका इंजन काम लायक नहीं है। इंजन कैसा हो गया, रिवर्सेबल प्रोसेस हो गया, उसमें लॉसेस ही नहीं है। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि इंजन आपकी 100% एफिशिएंसी दे, हमेशा लेस देन 1 ही रहेगा, 100 से नीचे ही रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ तक नोट करिएगा ज़रा। चलिए इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं यहाँ पर। किसी को दिक्कत हो तो मेरे को कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है 9557026804 पर व्हाट्सअप करके पूछ सकता है किसी को डाउट हो। और प्लीज़ अगर किसी को ये चैनल अच्छा लग रहा हो, किसी को ये नॉलेज अच्छी लग रही हो, तो इस चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, जो जहाँ पे भी हो। पूरी यूपी में हम ये चला रहे हैं सारा फ्री, तो सब लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मुलाकात होती है फिर।